वेलकम टू माय चैनल कोड विद सेट। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे और अपना प्रॉपर ध्यान रख रहे होंगे। तो बेसिकली मेरा आज ये वीडियो डालने का यही मकसद है कि मैं एक ट्यूटोरियल लिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ जावा की। सो बेसिकली ये बिगनर्स के लिए है जिनको जावा का कुछ नहीं पता और वो जावा सीखना चाहते हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दैट्स इट। सो मेरा बेसिकली यही मोटिव है इस वीडियो डालने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्यूटोरियल को फॉलो करो और जावा सीखो। सो आज की वीडियो मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें हम जावा की इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि जावा को किसने इन्वेंट किया, और अगर आपने C++ आगे की हुई है तो क्या आपको जावा में स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जावा को डिफाइन करके बताओ तो आप लोग बोलोगे कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस इतना सही। और कईयों को पता भी होगा कि जावा की डेफिनेशन क्या होती है। चलो मैं ही बोल देता हूँ कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, डेस्कटॉप ऐप्स बनाने के लिए और वेब ऐप्स बनाने के लिए। और इसमें गेम्स भी बनती हैं जावा में। कई ऐसी गेमिंग कंपनीज है जो अभी तक जावा को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम जावा को समझें कि जावा एक्चुअली सिंपली है क्या, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब आपको पता नहीं होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। आप सपोज करो कि अगर आपने C++ की हुई है आगे से, तो आपने एक सिंटेक्स लिखा, कोड लिखा और आपने उसको कंपाइल किया और उसने आपको कोड की आउटपुट दे दी। यही होता है इसमें C++ में। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्या होता है, अगर आपने एक बार कोड लिखा, लेट्स सपोज कि मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिए और अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ, जावा का कोड लिखा, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद इसमें एक बाइट कोड जनरेट होता है जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास वो आप नहीं करोगे, वो खुद ब खुद जावा ही कर देगी। उसने क्या किया, सोर्स कोड को लिया, उसने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जिसकी डॉट क्लास फाइल की एक्सटेंशन है, और आगे उसी बाइट कोड को हमारा इंटरप्रेटर ने रीड किया। इंटरप्रेटर ने रीड करके उसको आउटपुट दे दी, उस कोड की आउटपुट दे दी। दिस इज हाउ जावा आर्किटेक्चर वर्क्स। ये जावा आर्किटेक्चर का वर्क है। अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। आगे जब हम बात करेंगे तो मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा जावा आर्किटेक्चर में, जिसमें हम JVM को भी डिस्कस करेंगे। चलो मैं इतना बता देता हूँ कि JVM का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। ये रिस्पॉन्सिबल है जावा रन टाइम के लिए। मतलब जब वो कोड, जो बाइट कोड मैंने बोला, जब सोर्स कोड से बाइट कोड कन्वर्ट हुआ तो बाइट कोड को पढ़ना और बाइट कोड को एक मेमोरी एग्जीक्यूशन करनी, वो सारा काम JVM का है टिल आउटपुट तक। ये सारा काम JVM का है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, इलेबोरेट करके बताऊंगा कि JVM एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये तो सुनने में बहुत इजी होता है कि JVM, बट इसकी वर्किंग समझेंगे तब हमको जाके समझ आएगी कि JVM एक्चुअली है क्या। सो बेसिकली जावा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज जावा SE which stand for जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसको हम एक्चुअली अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोर जावा भी कहते हैं, कई जगह पर इसको कोर जावा भी कहा जाता है। और अगली आती है जावा EE which stand for जावा एंटरप्राइज एडिशन which is also called advanced java, and then the third comes, its name is जावा ME which stand for जावा मोबाइल एडिशन। क्योंकि जावा को हम मोबाइल ऐप्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो इसमें जितनी भी ऐप्स है वो मोस्टली जावा में ही इनकोडेड है, वो जावा में ही कोड की हुई हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, वेदर फॉर जावा SE, वेदर फॉर जावा EE एंड वेदर फॉर जावा ME। कोर जावा करने का ये भी फ़ायदा है कि द कोर जावा इज लिंक्ड विद बोथ ऑफ दीज। क्योंकि अगर आप जावा EE में चले जाते हो और अगर आप जावा ME में चले जाते हो, जैसे आपको शौक है मोबाइल की ऐप्स बनाने का, इसी तरह जावा EE में बनती है वेब ऐप्स, अगर आपको उसका भी शौक है। सो बेसिक सिंटैक्स तो जावा का ही रहेगा ना।
अगर आपने कोर जावा की हुई है तो आपको इतना तो पता होगा ना कि लूप्स क्या होती हैं, इफ कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, ये सब। तो ये एक बेसिक लैडर है कोर जावा। अगर आपने की हुई है देन यू कैन फर्दर प्रोसीड फॉर द जावा ई एंड जावा एम ई। सो अब हम इतना ही करते हैं, अब हम चले जाते हैं हिस्ट्री की ओर। लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑफ जावा, रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो हुआ ऐसा कि इन लेट 80s 3 एम्प्लॉई एक सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करते थे, जिनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड तीसरा पीटर नॉर्टन। ये तीनों बंदे उस कंपनी में काम करते थे और जो कंपनी थी वो एक्चुअली एम्बेडेड डिवाइसेस जैसे और टीवीज़ और सेटअप बॉक्स के लिए वो सॉफ्टवेयर तैयार करती थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, जिसका हम कोड एक बार लिख दें और वो हर एक जो सिस्टम था, जो हार्डवेयर था, उस पर रन हो सके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि एक बार लैंग्वेज बना दी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर हो, ठीक है। तो हुआ यूँ, इन्होंने 1991 में जावा को इन्वेंट कर दिया। इनकी वैसे टीम का नाम रखा गया ग्रीन टीम, जिसमें सिर्फ 3 ही मेंबर थे। तो आगे इन्होंने 1991 में जो इन्होंने एम रखा था कि एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि सिंपल हो, सिक्योर हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो और पोर्टेबल हो। इन्होंने बना दी और इसका पहला नाम जावा नहीं था। आई नो आपको भी थोड़ा शौक लगा होगा कि जावा का पहला नाम जावा नहीं था। इसका पहला नाम था ओक। ओक एक ट्री होता है जिसको डिनोट करता है स्ट्रेंथ को। सो इन ऑर्डर टू डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ द जावा लैंग्वेज कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसको ओक से रिप्लेस किया गया। पहला इसका नाम ओक रखा गया, लेकिन जब इसको रजिस्टर करने गए सन माइक्रो सिस्टम वाले, तो ओक नाम से आगे ही एक सॉफ्टवेयर रजिस्टर था, तो इनको नेम चेंज करने की जरूरत पड़ गई। फिर इनके पास काफ़ी टेम्पलेट्स आए नेम चेंज करने के लिए, जैसे रूबी रखा, सिल्क रखा। एक दिन जेम्स गॉसलिंग को आइडिया आया कि क्यों ना इसका नाम जावा रख दिया जाए। बेसिकली जावा एक कॉफ़ी की ब्रीड है। आपने नोटिस किया होगा कि जो जावा का आइकॉन है उसमें भी एक कॉफ़ी मग की तरह एक आइकॉन है, जिसमें ग्राफिक देखते हो आपकी एक कॉफ़ी मग बना हुआ है, उसके ऊपर से स्टीम निकल रही है जो कि एक कॉफ़ी मग को डिनोट करता है। तो जेम्स गॉसलिंग ने इसका नाम जावा रख दिया। 1995 में इसका पहला कमर्शियल वर्जन रिलीज़ हुआ। बन तो 1991 में गई थी, लेकिन इसका पहला वर्जन 1995 में आया और आते सारी एक डेढ़ साल में इसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली, क्योंकि इसका जो मेन एम था, जो ग्रीन टीम ने सोचा हुआ था, वो उन्होंने पूरा कर लिया था उस एम को। दे हैव अचीव्ड देयर गोल, जिसके लिए उनको एक लैंग्वेज डिज़ाइन करनी थी, वो उन्होंने कर ली। और फिर जावा को बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली, इसका बहुत यूज़ करने लगे और इसको स्विच कर दिया टू डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब इसका यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन में बनाने में हो रहा है, फिर इसको वेब एप्लीकेशन में बनाने में भी यूज़ किया जाता है। करते 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 सन माइक्रो सिस्टम्स का बहुत नाम हो गया। देन 2010 में ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम से जावा को ले लिया और अब की डेट में द डेट इन विच वी आर, अभी तक जावा को हम ओरेकल का प्रोडक्ट मानते हैं कि जावा ओरेकल ने बनाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले जावा सन माइक्रो सिस्टम के 3 एम्प्लॉयज़ ने बनाई थी। और अब अगर हम आगे बात करते हैं कि अगर आपने C++ की हुई है तो क्या आपको जावा सीखनी चाहिए? अगर मेरा ओपिनियन लो तो डेफिनेटली आपको जावा सीखनी चाहिए। क्यों? मैं मानता हूँ कि C++ की तरह जावा में स्पीड नहीं है एग्जीक्यूशन की, क्योंकि जावा में दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटेड वर्क करते हैं, दोनों इकट्ठे। जैसे जावा ने सोर्स कोड दिया, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया और देन वही बाइट कोड को पहले हमारा इंटरप्रेटर रीड करेगा, उसको जो मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उससे आउटपुट निकालेगा। तो ऐसा कुछ C++ में नहीं है। वहाँ पे हम सीधे सोर्स कोड लिखा, कंपाइल किया, देन डेफिनेटली उसके आउटपुट आ गई। तो ऐसी स्पीड तो जावा में नहीं है, मानता हूँ। लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का शौक है, जैसे एंड्रॉयड में होता है, एंड्रॉयड में हम मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड में,
एंड्रॉयड एक ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जावा, क्योंकि जावा के बिना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना आप नहीं सीख सकते। एंड ऑल्सो वन नोट टू ऐड हियर, आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनाने का शौक है तब भी आपको जावा करनी ही पड़ेगी। मतलब आपके शौक पे, आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको जावा करनी है या नहीं करनी। मेरे ख्याल से तो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? 2 पॉइंट तो ये हो गए कि अगर आपको एंड्रॉयड में जाना है तो जावा करो, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाने का शौक है तो जावा करो, अगर आपको डेस्कटॉप ऐप बनाने का शौक है तो जावा करो। तीसरी बात ये है कि जावा में पॉइंटर्स का यूज़ नहीं होता और जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक तो लैंग्वेज को सिंपल बनाती है और एक लैंग्वेज को सिक्योर बनाती है। तो अगर हम इसके फीचर की तरफ मूव करेंगे तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों सिक्योर है, क्यों नहीं, क्यों ये सब कुछ है। सो फिलहाल के लिए तो अगर आपको, मेरे ख्याल से, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप पे डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से आपको जावा करनी चाहिए, क्योंकि जावा में आपको GUI सपोर्ट भी मिलता है। जावा में आप ग्राफिकल एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, वैसे वो डेस्कटॉप ऐप है, वैसे वो वेब एप्लीकेशन है, मतलब आप ग्राफिक्स पे काम कर सकते हो जावा में, जो कि आप C++ में इतना एफिशिएंटली नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई अगर हम इसके फीचर्स की तरफ मूव करें तो वैसे तो मैंने सारी वीडियो में इसके फीचर को एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन अगर हम इसको अलग से करें तो पहला फीचर इसका है कि ये सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल क्यों है? हम बोल देते हैं कि ये लैंग्वेज सिंपल है, ये लैंग्वेज सिंपल है, बट हमें समझाना नहीं होता ये लैंग्वेज क्यों सिंपल है। मेरे अकॉर्डिंग जावा सिंपल इसलिए है क्योंकि इसका जो कोड है या इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है C++ से। सो अगर आपने पहले से C++ की हुई है तो आपको जावा सीखने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जावा का सिंटैक्स और C++ का सिंटैक्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। दैट्स वाई ये सिंपल है, और सिंपल इसलिए भी है कि इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ना इसमें पॉइंटर्स है। तो दूसरा मैं इसका फीचर लेना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसी प्रोग्राम को आप दूसरी मशीन पे रन करना चाहते हो तो वो आराम से रन कर दे। ठीक है, तो जैसे जावा का सोर्स कोड लिखा आपने, उसको आपने कंपाइल किया, उसने बाइट कोड जनरेट कर दिया। अगर वही बाइट कोड को आप चाहे विंडोज, चाहे मैक, चाहे लिनक्स पे भी चलाओगे ना, अगर उन सिस्टम में JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है जो रन टाइम प्रोवाइड करती है, तो वो आराम से कोड को रन कर देगी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एरर्स। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जावा को इन्वेंट करने के लिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई इससे। आपने एक बार बस कोड लिख दिया, इसका एक स्लोगन भी है जावा का, वो है राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार कोड लिखो और रन एनीवेयर, किसी भी मशीन पे रन कर लो। सो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को आराम से ले जा सकें विदाउट एनी दिक्कत, कि हमको दिक्कत ना हो। सो मैं कहता हूँ कि जावा पोर्टेबल है। क्यों है? आपने एक बार बाइट कोड बना दिया, एक बार बन गया ना वो बाइट कोड, तो आप उस जावा के प्रोग्राम को कहीं भी लेके जा सकते हो, किसी भी मशीन में। तो इससे ये पोर्टेबल होगी। ठीक है, अब चौथा फीचर, द फोर्थ फीचर इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ये सुनने में बहुत बड़ा वर्ड लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है जितना आपको लग रहा है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है? जब आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो किस पे रन होता है? वो हार्डवेयर पे, मेनली आपका हार्डवेयर ही यूज में आता है ना। तो ऐसे हम समझें इसको कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंबाइन चलते हैं। जैसे आर्किटेक्चर आपने सुना ही होगा कि यार मेरी विंडोज 32 बिट है, तेरी विंडोज 64 बिट है। ये भाई बिट्स का क्या चक्कर है? ये 32 बिट्स क्या होती है, 64 बिट्स क्या होती है? 32 बिट्स होती है, जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, कि अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता इतना,
तो मैं आपको समझाता हूँ कि 32 बिट्स का मतलब है कि जो आपका सिस्टम है ना वो 2⁻32 एड्रेस समझेगा। अभी भी नहीं आया ना समझ, पता था मुझे। तो इसका मतलब है कि सिंपल बताऊं कि आपका जो सिस्टम है वो 4 GB रैम ले सकता है। आपका जो सिस्टम हार्डवेयर जो भी है वो 4 GB रैम एक्सेस करेगा। वैसे जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3.5 के आसपास है कि 3.5 GB। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो वो 4 GB से ज़्यादा मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ये डिफरेंस होता है सिंपली 32 बिट्स और 64 बिट्स का। अब ये जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। आपने सुना होगा कि सी में जब हम इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं तो अगर तो 32 बिट्स है वो इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, अगर 64 बिट्स है वही इंटीजर 4 बाइट लेगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में अगर आप एक इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया उसने 4 बाइट्स ही लेनी है, वेदर योर सिस्टम में 32 बिट्स, वेदर योर सिस्टम में 64 बिट्स। एंड द फिफ्थ फीचर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आई थिंक सो कि ये है कि जावा इज प्योरली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वर्ड मैंने आगे भी यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अगर मैं इसका मतलब अभी तो नहीं बोलेंगे हम इस, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर मैं अभी से आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट पे ले जाऊंगा ना तो आप लोग कहोगे कि ये तो बिगिनर के लिए है ही नहीं है। तो अभी के लिए आपसे इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये 4 पिलर्स हैं। इन चारों को हम आगे डिस्कस करेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम इनके प्रोग्राम्स बनाएंगे, इनको देखेंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। लेकिन ये जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में आते हैं कि जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, और 6th फीचर है इसका जो कि मेरे हिसाब से 6 फीचर बहुत हैं। वैसे फीचर तो काफ़ी होते हैं लेकिन 6वां फीचर इसका है इट यूजेज नो पॉइंटर। जैसे हम सी में करते हैं तो उसमें हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स को हमने यूज़ किया। एक्चुअली पॉइंटर्स क्या होते हैं, जिससे हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर हम इसको रियल वर्ल्ड और रियल टाइम सिनेरियो पे देखें तो हमें पता लगेगा कि यार पॉइंटर तो सिक्योरिटी इश्यूज को रेज करते हैं कि पॉइंटर्स तो मेमोरी एड्रेस को भी एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए जावा से इनको हटा दिया गया। तो वैसे तो फीचर का नाम होना चाहिए सिक्योरिटी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मोल्ड कर दिया कि नो पॉइंटर्स, इसमें पॉइंटर हम यूज़ नहीं करते। एक्चुअली जावा में पॉइंटर सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज के लिए सी प्लस प्लस में सिक्योरिटी इश्यूज बिल्कुल नहीं थे, उसमें पॉइंटर यूज़ हो रहे हैं, इसमें नहीं है। जावा में हम इनको नहीं यूज़ करते, तो सिक्योर लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी में अगर आपको एक और फीचर ऐड करना ही है अंडर इसके, तो आप ये बोल सकते हो कि जावा का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है वो सारी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में होती है। जैसे सी प्लस प्लस और सी की होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, कंपाइल किया, जब उसका कोड रन होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रन टाइम एनवायरनमेंट में रन करता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्या होता है, सारा कोड की रनिंग फ्रॉम लोडिंग ऑफ इस क्लास फाइल सभी कुछ एक JVM में होता है। JVM मैंने आगे भी बोला, जावा वर्चुअल मशीन, इसमें सारा कोड रन होता है जो कि सिक्योरिटी में मेरे ख्याल से वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आपका एक कोड एक इनकैप्सुलेटेड वे में रन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका सिक्योरिटी इशू वो नहीं रेज करेगा, इसलिए जावा को मैं सिक्योर कहता हूँ। एंड गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you liked my video. If you like my video really, then subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.